तो स्वागत है दोस्तों आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के इंग्लिश के लेसन 2 फेबल के बारे में, जिसके राइटर है राल्फ वाल्डो इमर्सन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे द ऑथर एंड द टेक्स्ट से, बिना समय को गवाए चलिए समझते हैं आज की इस पोएम को। राल्फ वाल्डो इमर्सन 1803 to 1882 was an American essayist, lecturer and poet. His famous poems include Concord Hymn and Brahma. राल्फ वाल्डो इमर्सन अमेरिका के एक इजिएस्ट थे, एक लेक्चरर थे और एक पोएट थे, जिनके फेमस पोएम्स हैं कंकर्ड हिम और ब्रह्मा। यहाँ पे जो हार्ड वर्ड मीनिंग्स है इसको मैंने चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है। फिलहाल मैं अभी भी बताते चलूँगा इन सभी के मीनिंग्स को, और आपको अगर कोई और वर्ड मीनिंग जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट करके हमसे जान सकते हैं, जिसका आंसर हम आपको वहीं पे बता देंगे। तो यहाँ पे इजिएस्ट का मतलब होता है निबंधकार, लेक्चरर का मतलब होता है प्रवक्ता, यानी कि जो लोग किसी भी एक पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बातें किया करते हैं, और पोएट का तो मतलब आप जानते हैं कि वो जो पोएम्स लिखते हैं उन्हें पोएट कहा जाता है। और जिनमें से इनका जो सबसे फेमस पोएम्स है वो है कंकर्ड हिम, उनमें शामिल है कंकर्ड हिम और ब्रह्मा। ये जो भी पोएम्स इन्होंने लिखा है वो रिलीजियस है। देखिए जैसा कि हिम से ही मतलब समझ में आया, ये हिम, यहाँ पे हिम मत पढ़िएगा, इसको हिम पढ़ेंगे। यहाँ पे वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को भी मैंने जोर शोर से अच्छे से समझाया आपको अगर यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी समझना है तो आप आसानी से समझ सकते हैं। मैं जो भी बातें कहूँगा आपको बोलने में दिक्कत आ रही है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे बोलिएगा, इसको भी मैं आपको कैसे समझना है, कैसे याद करना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा उसी समय, ठीक है। देखिए, राल्फ वाल्डो इमर्सन वॉज एन अमेरिकन इजिएस्ट लेक्चरर एंड पोएट। हिज फेमस पोएम्स इंक्लूड कंकर्ड हिम एंड ब्रह्मा। ये जो पहले 2 लाइन है, इस 2 लाइन में आपको राल्फ वाल्डो इमर्सन के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि राल्फ वाल्डो इमर्सन जो 1803 से लेकर 1882 तक 1803 to 1882 तक ही यहाँ पे रहे, यहाँ पे जिंदा थे, उनका जीवन काल था। वॉस एन अमेरिकन इसियस्ट, वो अमेरिका के निबंधकार थे, एक लेक्चरर थे और एक पोएट भी थे, जिनके फेमस पोएम में शामिल है कंकर्ड हिम और ब्रह्मा। नेक्स्ट जो 3 लाइन यहाँ पे दिया गया, ये पोएम के बारे में बताया गया है, इसको समझते हैं। इसको समझने से पोएम और डिटेल में समझ में आएगी। देखिए, द पोएम डिस्क्राइब्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन द स्क्वायरल एंड द माउंटेन। ये जो पोएम है इसमें डिस्क्राइब किया जा रहा है, बताया जा रहा है, व्याख्या किया जा रहा है एक कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। तो बातचीत बिटवीन यानी बीच में, द स्क्वायरल एंड द माउंटेन, माउंटेन और स्क्वायरल के बीच में बातचीत को डिस्क्राइब किया गया है इस पोएम में। द स्क्वायरल पॉइंट्स आउट दैट इन द वर्ल्ड एवरी बीइंग लिविंग और नॉन लिविंग, बिग और स्मॉल, हैव देयर इंडिविजुअल रीजंस फॉर एक्सिस्टेंस। इस पोएम में स्क्वायरल ने पॉइंट आउट किया है, बताया है दैट कि इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, एवरी बीइंग, हर जीव, चाहे वो लिविंग हो और नॉन लिविंग हो, मतलब जीवित हो या अजीवित हो, लिविंग मतलब जीवित और नॉन लिविंग मतलब अजीवित, बड़ा हो या छोटा हो, बिग या स्मॉल, हैव देयर इंडिविजुअल रीजन्स फॉर एक्सिस्टेंस, उनका एक अपना व्यक्तिगत, अपना एक इंडिविजुअल रीज़न होता है, कारण होता है उनके मौजूद होने का। यहाँ पे कहने का मतलब है, इन 3 लाइनों का मतलब है कि यहाँ पे स्क्वायरल और माउंटेन के बीच में बातचीत हुआ है पूरे पोएम में, जिसको हमें बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे स्क्वायरल जो है वो ये बात हमें बताती है, इस बात पे जोर देती है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो जीवित हो, चाहे वो अजीवित हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो छोटी हो, उनका एक अपना अपना अस्तित्व होता है, जिंदा होने का, मौजूद होने का इस धरती के ऊपर। तो ये तो हो गया हमारे ऑथर एंड टेक्स्ट के बारे में, पहला 2 लाइन ऑथर और बाकी का 3 लाइन टेक्स्ट के बारे में। अब हम लोग आगे समझेंगे इस बाकी के पोएम को। तो पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि अगर आपको किसी भी तरह की समस्या हो रही है, चाहे वो माध्यमिक से हो, चाहे वो 9th क्लास से हो, चाहे वो 10th क्लास से हो, या आप किसी भी क्लास में हो, अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से हैं तो आप हमसे जुड़िए, हम आपके लिए वहाँ पे समाधान जरूर देंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ सॉल्व करने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए आगे समझते हैं अपने पोएम को। रीड द फॉलोइंग पोएम। क्या बोला जा रहा है, इसको हम लोग तोड़ के आहिस्ते आहिस्ते आराम से समझेंगे, और जो भी हार्ड वर्ड मीनिंग होगा मैंने आपको बताया ही है, इसको लास्ट में आपको देंगे। फिलहाल समझाने के लिए मैं आपको सभी चीज़ों का मीनिंग बताते चलूँगा। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। यहाँ पे माउंटेन और स्क्वायरल का मतलब तो आपको पता होगा, माउंटेन मतलब पर्वत और स्क्वायरल मतलब गिलहरी, और क्वारल का मतलब होता है झगड़ा। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटल प्रिग, वन रिप्लाइड, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। यहाँ तक पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ, इन 3 लाइन में क्या बताया गया है।
एक बार की बात है, एक समय की बात है, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, वंस अपॉन अ टाइम माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल, माउंटेन और स्क्वायरल के बीच झगड़ा हुआ था, झगड़ा हो गया था, ठीक है। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल पिग, और फॉर्मर, यहाँ पे फॉर्मर कहा गया, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मर कहा गया माउंटेन को, फॉर्मर कहा गया माउंटेन को, माउंटेन को फॉर्मर कहा गया, और फॉर्मर कॉल्ड, फॉर्मर ने कहा द लेटर, ये शब्द, लिटिल प्रिग, तुच्छ जीव, छोटे जीव। यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम किसी से झगड़ा करते हैं तो जो हम जिससे लड़ नहीं पाते हैं या हम जिसे कुछ कह नहीं पाते, कर नहीं पाते, उसे हम लोग बुरा भला कहते हैं। यही बुरा भला गलती से मुंह से निकल जाता है जब हम ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तो जब माउंटेन और स्क्वायरल के बीच झगड़ा हुआ था तो इस समय गुस्से में आके माउंटेन यानी फॉर्मर ने यहाँ पे उसे तुच्छ जीव, लिटिल प्रिग कह दिया था, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब माउंटेन और स्क्वायरल के बीच झगड़ा हुआ और माउंटेन ने, फॉर्मर ने उसे लिटिल प्रिग कहा, उसके बाद देखिए बन रिप्लाइड, यहाँ पे देखिए बन कहा गया है स्क्वायरल को, इस बात पे जोर दीजिएगा, बन किसे कहा गया है, तो बन कहा गया है स्क्वायरल को। ये सब बातें आपसे अक्सर पूछी जाती है कि हु इज़ बन हेयर, हु इज़ फॉर्मर हेयर, हु इज़ कॉल्ड फॉर्मर, हु इज़ कॉल्ड बन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा किसको कहा गया बन, किसको कहा गया फॉर्मर। वैसे तो मैं आपको सभी बातें बताते रहूँगा, जो जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको एक सीरीज में बताऊंगा आपको। आगे समझते हैं, देखते हैं बन ने क्या रिप्लाई की दिया। बन रिप्लाइड, बन ने जवाब दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग but all sorts of thing and weather must be taken in together. You make up a year and a sphere, and I think it no disgrace to occupy my place. If I am not so large as you, you are not so small as I, and not half so spry. I will not then you make a very pretty squirrel track. देखिए क्या कहा जा रहा है, बन ने जवाब दिया, इतना लंबा चौड़ा जवाब दिया। बन को बस माउंटेन ने जैसे ही कह दिया तुच्छ जीव, लिटिल प्रिग, तो बन ने लंबा चौड़ा भाषण दे दी। इतना लंबा चौड़ा भाषण को हमें समझना होगा क्या उसने कहा बन ने, बन यानी स्क्वायरल ने क्या कहा, देखिए, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम हो निश्चित रूप से, डाउटलेस यानी निश्चित रूप से, बिना किसी डाउट के, बहुत ज़्यादा बड़े। माउंटेन तो बहुत बड़ा है ही, फॉर्मर तो बहुत बड़ा है ही, तो बन भी कहता है कि हाँ तुम निश्चित रूप से बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर। लेकिन याद रखना कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग का मतलब हो गया सारी नॉन लिविंग और लिविंग चीज़ें। यहाँ पे बोलने का मतलब है ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग में क्या आ जाता है, दुनिया पे जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे वो जीवित हो, चाहे वो अजीवित हो, इन सभी चीज़ों को ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग कहा जा रहा है। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग एंड वेदर, और वेदर का मतलब होता है मौसम, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर क्या कहा गया, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, इन्हें जरूर एक साथ मिलाया गया होगा। मस्ट बी टेकन इन टुगेदर का मतलब इन्हें जरूर एक साथ लाया गया होगा। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग एंड वेदर, लेकिन सभी चीज़ें और मौसम को एक साथ मिलाया गया होगा। टू मेक अप अ ईयर एंड द स्फीयर, यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब हम सभी वेदरों को मिलाते हैं, एक साल में कितने वेदर होते हैं, एक साल में हमारे यहाँ तो 6 वेदर होते हैं, पर पूरी दुनिया में लगभग सभी लोग मानते हैं कि 4 वेदर होता है, समर, विंटर, स्प्रिंग और जो ऑटम होता है, ये 4 वेदर होते हैं। इन 4 वेदरों को मिलाकर हमने एक ईयर बनाया है। हमने क्या बनाया है, एक ईयर बनाया है, और सारी छोटी बड़ी चीज़ों को मिला के हमने एक स्फीयर यानी एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनाया है। यही यहाँ पे कहने का कोशिश कर रहा है बन। बन कहता है कि तुम डाउटलेस बहुत बड़े हो, लेकिन सभी चीज़ें, सभी छोटी बड़ी चीज़ें और वेदर ने मिलके शायद जब एक हुए होंगे तभी जाके एक ईयर बनता है और एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनता है। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह का डिसग्रेस यानी अपमान का बात है कि मैं तुम्हारे ऊपर ही अपना स्थान रखता हूँ। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एस यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एस आई, मैं जितना मानता हूँ कि अगर मैं तुम्हारे जितना बड़ा नहीं हूँ तो तुम भी मेरे जितना छोटे नहीं हो। कहने का मतलब क्या है कि मैं जितना बड़ा काम नहीं कर सकता, तुम भी उतने छोटे काम नहीं कर सकते। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और तुम भी उतने ज़्यादा स्प्राई यानी कि जीवंत नहीं हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए जो स्क्वायरल है, स्प्राई का मतलब होता है जीवंत, यहाँ पे जो स्क्वायरल है, स्क्वायरल बहुत ज़्यादा जीवित है, बहुत ज़्यादा उछल कूद करता रहता है, माउंटेन्स में जहाँ तहाँ कूदते फानते रहता है, अपने कामों को जीवित रूप से करता है। जबकि माउंटेन के एक जगह पे स्थित रहता है, वो कोई काम नहीं करता, कोई किसी तरह का हलचल नहीं करता है, ठीक है। तो यही बात बोला जा रहा है कि यू आर नॉट सो स्मॉल एस आई एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और तुम मेरे जितना आधे जीवित भी नहीं हो। आई विल नॉट देनी यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक,
अब मैं इस बात से इनकार भी नहीं करूंगा, आई विल नॉट डेनी यू मेक का मतलब हुआ कि मैं इस बात से इनकार भी नहीं करूंगा, अ वेरी प्रिटी स्क्वेरल ट्रैक, कि तुम मेरे लिए एक सुंदर गिलहरी का मार्ग जो है, मेरा जो स्क्वेरल का ट्रैक है जो, वह तुम मेरे स्क्वेरल ट्रैक को तुम अपने ऊपर ही रखते हो, तुम ही बनाते हो। बात समझ में आ रहा है ना, कि आई विल नॉट डेनी यू मेक, मैं इस बात से इनकार भी नहीं करूंगा कि तुम ही बनाते हो, यू मेक तुम बनाते हो, अ वेरी प्रिटी स्क्वेरल ट्रैक, एक बहुत सुंदर स्क्वेरल का ट्रैक। माउंटेन के ऊपर जो जहाँ जहाँ हम लोग चलते हैं वहाँ वहाँ छाप बन जाता है, और स्क्वेरल के चलने का जो रास्ता है वो माउंटेन के ऊपर ही बना हुआ। इस बात से स्क्वेरल इनकार डेनी नहीं कर रहा है। आशा करते हैं कि आपको इतना दूर तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक ये जो सभी लाइनें हैं, यहाँ पे इसको बन ने रिप्लाई किया, यानी कि गिलहरी ने रिप्लाई किया है। इसके बाद और आगे वो कहती है टैलेंट डिफर्स, जो टैलेंट होता है वो डिफर्स होता है, टैलेंट अलग अलग होते हैं। जो लोगों के टैलेंट होते हैं, किसी के अंदर किसी और चीज़ का टैलेंट होता है, किसी के अंदर किसी और चीज़ का टैलेंट होता है, किसी के अंदर पढ़ने का टैलेंट होता है तो किसी के अंदर खेलने का टैलेंट होता है। तो ये जो टैलेंट होता है वो डिफर होता है, यानी कि अलग अलग होता है। ऑल इज वेल एंड वाइसली पुट, और सभी टैलेंट को जिसके अंदर भी दिया गया जो टैलेंट, वो सही सही रूप से वेल अच्छे तरह से दिया गया और ज्ञानता से पुट किया गया, रखा गया है। यानी जिसको खेलने का टैलेंट दिया गया उसको अच्छे से दिया गया और ज्ञानता से दिया गया, कुछ ना कुछ सोच समझ के दिया गया है कि वो इंसान खेल कूद में आगे जाएगा। ये कहीं ना कहीं से सोचा समझा हुआ हमें मिला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक गॉडली थिंग देखने को मिल रही है, एक भगवान वाला चीज़ देखने को मिल रहा है, ईश्वरीय शक्ति देखने को मिल रही है। यहाँ पे वो बोलना चाहता है कि सभी चीज़ों को अच्छी तरह से दिया गया है और ज्ञानता से दिया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे किसके बात किया जा रहा है, जो भगवान है उन्होंने दिया है सभी को ये सारी चीज़ें। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, अगर मैं कैरी नहीं कर सकता फॉरेस्ट को अपने पीठ के ऊपर, नैदर यू कैन क्रैक अ नट, ना ही तुम एक नट को क्रैक कर सकते हो। यानी कि जो टैलेंट है वो अलग अलग टैलेंट है। जिस तरह से मैं एक फॉरेस्ट को कैरी नहीं कर सकता अपने साइज के हिसाब से, मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं फॉरेस्ट को कैरी नहीं कर सकता, तो तुम भी तो मेरे जितना नट को क्रैक नहीं कर सकते हैं। क्या तुम नट को क्रैक कर सकोगे, नट को तोड़ सकोगे? क्रैक करना मतलब तोड़ना। यहाँ पे गिलहरी क्या कहता है कि अगर मैं तुम्हारा जितना बड़ा बड़ा काम नहीं कर सकता तो तुम भी मेरे जितना छोटे छोटे काम नहीं कर सकते। तो इन पूरे लाइंस में यहाँ पे गिलहरी ने माउंटेन को समझा दिया और माउंटेन भी अच्छे तरह से समझ गया होगा कि गिलहरी क्या कहना चाहती है, और हम भी, आप भी समझ गए होंगे और हम भी समझ चुके हैं कि यहाँ पे क्या कहने का कोशिश किया गया है। इन सभी लाइनों से बस एक ही बात समझ में आती, जो आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया गया था पोएम का, कि इस दुनिया के ऊपर, इन दिस वर्ल्ड एवरी बीइंग, लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे वो जीवित हो चाहे वो अजीवित हो, बिग और स्मॉल, बड़ा हो या छोटा हो, हैव देयर इंडिविजुअल रीजंस फॉर एक्सिस्टेंस, उनका एक अपना अपना रीजन होता है एक्सिस्टेंस का। बिना किसी कारण के कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं है। अगर एक छोटा सा बैक्टीरिया भी है तो वो किसी ना किसी कारण से ही है। अगर एक छोटी सी चींटी है तो वो भी किसी ना किसी कारण से ही है। अगर एक बड़ी सी हाथी है, एक बड़ा सा कोई जानवर है, तो भी किसी ना किसी कारण से ही इस धरती के ऊपर, उसका कुछ ना कुछ तो कारण है, कुछ ना कुछ तो महत्व है, वो इसी कारण से इस धरती के ऊपर है। अब आपके स्क्रीन पे कुछ वर्ड मीनिंग दिखाए जा रहे हैं। इस वर्ड मीनिंग को आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, जिससे कि आप इस कहानी को और जैसे कि आप इस कविता को और अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस पोएम की जो समरी है, इस समरी को हम लोग अब अगले पार्ट में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज नंबर 14 में क्या दिया गया, यहाँ पे वर्ड नेस्ट दिया गया है। इस वर्ड नेस्ट को भी पढ़ लेते एक बार। यहाँ पे प्रिक का मतलब बताया जा रहा है, वन हु पुट्स ऑन एन अपीयरेंस ऑफ बीइंग मोरली करेक्ट, वह एक इंसान जो एक ऐसा अपीयरेंस बनाए जिससे कि वो मोरली करेक्ट दिखाई दे। इसका मतलब होता है दम भी, यानी बहुरूपी या भेष बदलने वाला, इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट बोला जाए बन, यहाँ पे बन कहा गया स्क्वायरल को। फिर स्प्राई का मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, जिसके अंदर लाइफ भरा हुआ और एनर्जी भरा हुआ, उसको हम स्प्राई कहते हैं। ये बात किसको कहा गया है, ये बात कहा गया है कि माउंटेन स्प्राई नहीं है। यहाँ पे इन बातों को ध्यान रखिएगा, कौन किसने किसको क्या क्या कहा है। आगे देखिए कंप्रीहेंशन एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको टिक आउट के जरिए आंसर को बताना है। तो इसको पढ़ के समझते हैं पहले, फिर आंसर सॉल्व करेंगे। ए नंबर, द क्वेरल वॉज बिटवीन द माउंटेन एंड द, जो क्वेरल था वो किसके बीच में था, माउंटेन और किसके बीच था, माउंटेन और स्क्वेरल के बीच में था। ऑप्शन देखिए, रेबिट तो यहाँ तो है ही नहीं, रेट है ही नहीं, कैट है ही नहीं, जो है वो स्क्वेरल ही है। क्वेश्चन में यहाँ पे चैप्टर भी आप देखोगे तो वहाँ पे स्क्वेरल मिल जाएगा, जिस तरह से इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। नेक्स्ट देखते हैं,
बी नंबर, वन हैज़ नो डाउट दैट द माउंटेन इज, वन के पास किसी तरह का डाउट नहीं है कि जो माउंटेन है वो क्या है, स्मॉल, बिग, नोबल और काइंड। माउंटेन क्या है, तो स्मॉल तो है नहीं माउंटेन, वो क्या है, बिग है, बिग बोल सकते हैं, नोबल भी नहीं और काइंड तो है ही नहीं, क्योंकि देखिए कितनी बुरी तरह से जो स्क्वायरल है उसको उसने चिढ़ाया, प्रिक कहा, लिटिल प्रिक कहा। नेक्स्ट सी नंबर, अनलाइक अ माउंटेन स्क्वायरल कैन क्रैक अ, स्क्वायरल क्या क्रैक कर सकता है, माउंटेन क्या नहीं क्रैक कर सकता, देखिए यहाँ पे वो एक नट को क्रैक नहीं कर सकता। जॉक का तो बात किया ही नहीं गया, स्टोन और लॉक का बात किया नहीं किया गया। तो यहाँ पे देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है तो इस क्वेश्चन को आंसर देने का बस एक ही तरीका होता है कि इसके आसपास जो भी चीज़ें पूछी जाती है बस इसको आप खोजिए। चैप्टर में आपको पैसेज दिया जाएगा परीक्षा में, उस पैसेज में जाके आप खोजोगे तो आपको उसके आसपास ही इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप देखोगे कहाँ क्रैक लिखा हुआ है, उस क्रैक के पास आपको नट मिलेगा, जॉक, स्टोन और लॉक कभी नहीं मिलेगा। तो आंसर हमारा नट होगा। नेक्स्ट देखिए सेकेंड नंबर में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको बताना कि स्टेटमेंट ट्रू है यानी सही है या फॉल्स है, गलत है। प्रोवाइड स्टेटमेंट्स, प्रोवाइड सेंटेंसेस, फ्रेज, वर्ड्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यहाँ पे आपको कुछ सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी देना है। तो परीक्षाओं में आपको पता होगा जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ट्रू फॉल्स देने के लिए भी नंबर मिलता है और सपोर्टिंग स्टेटमेंट के लिए भी नंबर मिलता है। अगर आप यहाँ पे सही आंसर देते हैं तो आपको 2 नंबर परीक्षाओं में मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। द माउंटेन कॉल्ड द स्क्वायरल लिटिल वन, माउंटेन ने कहा स्क्वायरल को लिटिल वन, क्या ये बात सही है? माउंटेन ने स्क्वायरल को लिटिल वन कहा था, लिटिल वन तो नहीं कहा था माउंटेन ने स्क्वायरल को, माउंटेन ने स्क्वायरल को लिटिल प्रिक कहा था। तो ये बात सही नहीं है, ये बात फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे इसको हम फॉल्स कर देंगे और नेक्स्ट देखेंगे सपोर्टिंग स्टेटमेंट में हम इसको क्या कह सकते हैं उसको लिख लेते हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों आप यहाँ सपोर्टिंग स्टेटमेंट में लिख सकते हैं एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग, यही होगा हमारा यहाँ पे सपोर्टिंग स्टेटमेंट। आपके बुक में भी ये आपको पैसेज में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए बी नंबर, द स्क्वायरल इज मोर स्प्राई देन द माउंटेन, क्या स्क्वायरल ज़्यादा स्प्राई है माउंटेन से? तो सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, स्क्वायरल इज मोर स्प्राई, स्क्वायरल है बहुत ज़्यादा स्प्राई यानी जीवित, देन द माउंटेन, माउंटेन से। तो क्या ये बात सही है? तो जी हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इस बात में हम यहाँ पे करेंगे फॉल्स और इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, यही होगा हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट पेज में आते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन को। सी नंबर क्वेश्चन है द माउंटेन कैन कैरी फॉरेस्ट ऑन इट्स बैक, माउंटेन कैरी कर सकता है फॉरेस्ट को ऑन इट्स बैक, अपने पीठ पर। क्या ये बात सही है? तो ये बात सही है, बिल्कुल सही। यहाँ पे आप लोग करेंगे ट्रू और इसके सपोर्टिंग स्टेटमेंट में लिखेंगे याद होगा ये बात, सारी बातें आपकी स्क्वायरल ने बताई है। स्क्वायरल ने सभी बातों को बोला था उस समय, उसने कहा था कि तुम ना ही मैं अपने पीठ पे फॉरेस्ट को कैरी कर सकता हूँ, ना ही तुम क्रैक नट को कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा जो जितना भी ट्रू फॉल्स था वो सॉल्व हो गया। परीक्षा में भी आपको इसी तरह से आंसर देना। आपको इसके आंसर के लिए तो पैसेज दिया गया होगा, उस पैसेज से ही खोज के सारे आंसर को आप दे सकते हो। नेक्स्ट सी नंबर क्वेश्चन देखिए, एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए नंबर क्वेश्चन है हु हैड अ क्वारल विद द स्क्वायरल। तो जब भी क्वेश्चन हु से पूछा जाता है तो इसके लिए आप आंसर में बोल सकते हो, हु के जगह पे बस आपको आंसर लिखना पड़ता है। यानी कि आप पूछा गया है कि किसका झगड़ा हुआ था स्क्वायरल से, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख सकते हो माउंटेन, तो आंसर हो जाएगा आपका कंप्लीट। यहाँ पे लिखेंगे अ माउंटेन
बाकी जो कुछ भी दिया है क्वेश्चन में, हैड अ माउंटेन हैड अ क्वेरल विद द स्क्वायरल, इतना देने से आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज नॉट अ डिस्ग्रेस टू द स्क्वायरल, क्या डिस्ग्रेस की बात है, क्या अपमान की बात नहीं है, नॉट अ डिस्ग्रेस, क्या अपमान की बात नहीं है स्क्वायरल के लिए, तो इसका आंसर होगा कि द माउंटेन ऑक्यूपाई स्क्वायरल्स प्लेस इज नॉट अ डिस्ग्रेस टू द स्क्वायरल, इज नॉट अ डिस्ग्रेस टू द स्क्वायरल, कि माउंटेन स्क्वायरल के प्लेस को ऑक्यूपाई करता है, यही डिस्ग्रेस की बात नहीं है स्क्वायरल के लिए। इसका आंसर हम लिख देते हैं यहाँ पे, जिससे कि आप इसको आसानी से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इट दैट द स्क्वायरल डज नॉट डेनी, वो कौन सी चीज़ है जिसे स्क्वायरल कभी डेनी नहीं करेगा, तो इसका आंसर होगा माउंटेन मेक्स अ वेरी प्रिटी squirrel track, mountain makes a very pretty squirrel track, is it that the squirrel does not डेनी, यही वो चीज़ है जिसको स्क्वायरल कभी डेनी नहीं कर सकता, कि माउंटेन एक सुंदर स्क्वायरल ट्रैक को बनाता है, यही वो चीज़ है जिसे स्क्वायरल डेनी नहीं कर सकता, डज नॉट डेनी। नेक्स्ट हमारा दिया गया ग्रामर इन यूज़ का क्वेश्चन, यहाँ पे बस हम इसके आंसर को जान लेंगे, पर बाकी जो मेन चीज़ सीखना है उसको हम अपने चैनल के जरिए आपको आस्ते आस्ते करके समझाएंगे। जैसा कि मैंने आपको टेंस समझाया है, टेंस का एक वीडियो मैंने पोस्ट किया है, और इसके बाकी वीडियो भी आहिस्ते आहिस्ते पोस्ट हो ही जाएंगे जब तक कि आप ये वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इन ग्रामर इन यूज़ को अच्छे से समझने के लिए उन ग्रामर के वीडियोस को अच्छे से देखिए, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हर एक बेसिक ग्रामर को समझने के लिए आपको उसके पहले कड़ी को देखना जरूरी है। जिसको देखे बिना, जिसको समझे बिना आप आगे के कड़ी को नहीं समझ पाओगे। जैसे कि फ्रेजल वर्ब को यहाँ पे ये कहा गया है रिप्लेस करने के लिए अंडरलाइन वर्ड्स को विद सुटेबल फ्रेसल वर्ब, या फ्रेसल वर्ब को करना जरूरी है। तो फ्रेसल वर्ब को समझने के लिए हमको प्रीपोजिशन और वर्ब दोनों को एक साथ समझना होगा। अगर प्रीपोजिशन और वर्ब को नहीं समझ पाएंगे तो प्रीपोजिशनल वर्ब यानी फ्रेसल वर्ब को हम समझ नहीं पाएंगे। फिलहाल हम इसके आंसर को बता दें आपको, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, उसी ऑप्शन से आप आंसर को खोज के इसके आंसर को कर सकते हैं। ए नंबर क्वेश्चन बोला गया है, रवि मेट हिज फ्रेंड इन द पार्क। यहाँ पे मेट बोला गया, मेट के लिए कौन सा सुटेबल यहाँ पे लिस्ट में वर्ड होगा, कौन सा फ्रेजल वर्ब होगा, उसको यहाँ पे सेट करना है। बस कुछ नहीं करना, बस इस मेट के जगह पे इसमें से उस वर्ड को सेट करना है, ग्रामेटिकली सेट करना है। जैसे ये कौन से फॉर्म में, उसी फॉर्म में सेट करना है। तो मेट हो जाएगा हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यहीं पर हम नोट कर लेते ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तनुश्री कैन नॉट टॉलरेट, बी नंबर में तनुश्री कैन नॉट टॉलरेट क्रूएल बिहेवियर टू एनिमल्स। टॉलरेट नहीं कर सकती तनुश्री किसी भी तरह के क्रूएल बिहेवियर को एनिमल्स के प्रति। नेक्स्ट है यहाँ पे टॉलरेट को बदलना है। नेक्स्ट है हिज प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड, उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिस्ट में 4 दिया गया फ्रेजल वर्ब, जबकि आपको सेट करना है बस 3 के लिए, ठीक है। तो बहुत आसान है, इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो मेट है, मेट मतलब मिलना होता है, जिसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कम अक्रॉस। यहाँ पे कम अक्रॉस हो जाएगा मेट के जगह पे, तो यहाँ पे जहाँ मेट है उसको कम अक्रॉस कर देंगे, इसको हम ए कर देते हैं। इसको आप अच्छे से अपने फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट तनुश्री कैन नॉट टॉलरेट, टॉलरेट को हम लोग बोल सकते हैं पुट अप विथ, पुट अप विथ को टॉलरेट के जगह से ट्रांसफर कर देंगे, चेंज कर देंगे। नेक्स्ट
हिज प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड, उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट करने का मतलब होता है टर्न डाउन, यहाँ पे टर्न को टर्न डाउन में बदल देंगे, हो जाएगा सी नंबर। बस इसको समझना होगा कि कैसे इसको लिखना है। तो आपको बता दें कि ये कम एक्रोस लिखा है, लेकिन लिखते समय आप इसको केम एक्रोस कर देंगे, ठीक है। वहाँ पे जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, चेंज करेंगे तो इसको केम एक्रोस कर देंगे, यहाँ पे केम होना चाहिए बस। नेक्स्ट जब पुटअप विथ कहेंगे तो इसको पुटअप विथ ही रखेंगे। अगर टर्न डाउन लिखना है आपको, यहाँ पे चेंज करना है सी नंबर में, इसको आप टर्न TURNED टर्न डाउन कर देंगे, क्योंकि ये भी जो डिसेक्टेड है वो थर्ड फॉर्म में है, तो टर्न को भी थर्ड फॉर्म में बदल के इसको चेंज किया जाएगा। ये एक तरीका है इसको चेंज करने का, जिसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत से तो लोग इसे बस रट लेते हैं और चेंज करते जाते हैं, लेकिन जब तक हम इसके वर्ब के फॉर्म को नहीं समझेंगे कैसे चेंज करना है, तब तक ये सही से चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट दिया जा रहा है यहाँ पे वॉइस चेंज करने के लिए दिया जाए। वॉइस चेंज के लिए आपको सबसे पहले टेंस सीखना होगा, उसके पहले वर्ब को सीखना होगा, उसके पहले नाउन प्रोनाउन को सीखना होगा। सभी चीज़ों को जानने के बाद ही आप वॉइस चेंज को कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ जाके आप आराम से इन सभी वीडियोज़ को देख के इसको समझ सकते हैं। जब सबसे पहले दिया गया यहाँ पे ए नंबर क्वेश्चन, लॉक द डोर, यहाँ पे लेट वाला आपको याद होगा, अगर किसी ने सीखा होगा किसी बच्चे ने तो आपको पता होगा कि लेट वाले वर्ब को लगा के इसको चेंज किया जा सकता है। इसको करेंगे हम लोग। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा लेट द डोर बी ओपन, यानी कि हमेशा सबसे पहले जब भी ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, तब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके साथ बी जोड़ेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। लेट द डोर बी, सो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ओपन नहीं होगा, यहाँ पे तो लॉक है, तो लॉक्ड होना चाहिए यहाँ पे। जिसके साथ ही ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, असीम नोस द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, असीम जानता है सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम्स का। तो इसका आंसर हम लोग देंगे यहाँ पे देखिए असीम सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिया गया, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट के फॉर्म में इसको चेंज करके इसको बनाएंगे। देखिए क्या होगा, हमारा आंसर होगा हमारा द सॉल्यूशन to this problem is known to Asim। द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज नॉन टू असीम, ये होगा हमारा आंसर। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहाँ से इसको अच्छे से समझ के कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा सी नंबर, आई हैड रिटन अ लेटर, मैंने एक लेटर को लिखा है। इसको कैसे करेंगे, तो इसका भी वही है सेम फॉर्म, आई हैड रिटन अ लेटर। इसको पकड़ेंगे कैसे कि कौन सा टेंस है, तो जैसे ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस था, उसी तरह से ये हमारा हो गया हैड और रिटन एक साथ, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसको चेंज करेंगे कैसे, तो सबसे पहले अ लेटर को आगे करेंगे, अ लेटर, हेड है तो हेड ही लगाएंगे, अ लेटर हैड, और हेड के साथ जब वॉइस चेंज करते तो बीन लगाते, द लेटर हैड बीन रिटेन, थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का ही जरूरत है तो वही का वही रह जाएगा, रिटेन बाई, यहाँ पे मी, और ये सेंटेंस हो गया वॉइस चेंज। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, सॉल्व भी कर लिया, सॉल्यूशन भी इसका देख लिया है। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दिया गया, तो इन एक्टिविटीज़ को हम लोग एक्टिविटीज़ यानी कंपोजिशन वाले प्लेलिस्ट में जाके पाएंगे, जहाँ पे आपको हर एक कंपोजिशन को आराम से धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते कराया गया है। इसको और इसको सभी कंपोजिशंस को हर एक चैप्टर में जो जो कंपोजिशंस पूछे गए सभी कंपोजिशंस के लिए आप कंपोजिशन वाले प्लेलिस्ट को जाके देखिए, जहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ आराम से मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अब यहीं पर आज के वीडियो को समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ नया नया सीखा है। अगर आप इस साल माध्यमिक देने जा रहे हैं तो आप हमारे वीडियो से जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए, आपको जो जो समस्या है उससे हमें बताइए, आपको जरूर इसका समाधान किया जाएगा। हाँ, जैसा कि हमारे वीडियोस आजकल थोड़े स्लोली आ रहे हैं, क्योंकि कुछ फैमिली इश्यूज़ के कारण से, कुछ कारणों कारण से यहाँ पे हमारा जो काम है वो धीमा हो गया है, और हमें कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर हमें सपोर्ट मिलता है तो हम अपने काम को तेज कर सकते, हो सकता है कि आपके सपोर्ट को देखते हुए हम अपने इस सारे परिश्रमों को, कष्टों को भूल के आगे बढ़े और आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। फिलहाल तो हम कोशिश कर रहे हैं कुछ करने का, पर अपने प्रॉब्लम्स के कारण से ही अपने वीडियोस को हम तेज़ी नहीं ला पा रहे, तेज़ी से नहीं बना पा रहे हैं, पर हम फिर भी कोशिश किए जा रहे हैं। हमने हिम्मत नहीं आ रही है, घबराइए मत, हम आपके लिए आप सभी जी जान से कोशिश कर रहे हैं और ज़रूर कोशिश करेंगे आगे भी
की, और ये भी हम चाहेंगे कि आपका भी साथ हमें मिलता रहे, आपका भी सपोर्ट हमें मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।